अगला क्वेश्चन देख लीजिए बेटा। A can complete a certain piece of work in 40 days. B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. The remaining work will be completed by B alone in. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि A एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, B A से 25% अधिक कुशल है और C B से 28% अधिक कुशल है। इन्होंने बोला B is 25% more efficient than A and C is 28% more efficient than B. They work together for 5 days. और ये तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, एक साथ वे तीनों 5 दिनों तक काम करते हैं, तो अकेले B द्वारा शेष कार्य में पूरा किया जाएगा। मतलब अकेला जो शेष कार्य अगर उन्होंने 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन के बाद जो शेष कार्य बचा वो B अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है तो पहली चीज आपको ये समझनी है बेटा कि आपको तीनों व्यक्तियों की एफिशिएंसी निकालनी है और वर्क निकालना है। तो सबसे पहले बात हो रही है कि एक निश्चित कार्य को 40 दिन में कर सकता है। अब B क्या है, 25% अधिक कुशल है A से, तो सबसे पहले हम यहाँ से B के दिन निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए A कितने दिन में एक काम को करता है, तो आप कहेंगे सर A जो दिन लेता है वो 40 दिन लेता है। अब जो B है, B जो है वो कितना, तो आप कहेंगे सर 25% अधिक कुशल है। कितना कुशल है, तो आप कहेंगे सर 25% अधिक कुशल है। अगर ये 25% अधिक कुशल है तो 25% का मतलब होता है 1/4। तो मतलब अगर हम बोलें कि A की क्षमता और B की क्षमता का अनुपात निकालें तो A की क्षमता यदि 4 है तो B की क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि B A से 25% अधिक कुशल है। तो ये किसका रेशियो आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये क्षमता का अनुपात आ जाएगा। और बेटा आपने क्षमता का अनुपात निकाल दिया ना, तो उसका उल्टा कर दो तो दिनों का अनुपात आ जाता है। तो 5:4 क्या हो जाएगा, दिनों का अनुपात हो जाएगा। ये दिन का अनुपात है। अब A को कितने दिन लगते हैं, 40, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 5 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, 40 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 8 के बराबर। तो 4 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर, तो आप कहेंगे सर 32 के बराबर। तो यहाँ से किसके दिन निकल आए, B के दिन निकल आए। अब देखिए B के दिन निकालने की जरूरत थी क्या, हमें B की क्षमता चाहिए थी। आपको काम किससे करवाना है, तीनों से करवाना है 5 दिन तक, तो तीनों की क्षमता का पता होना जरूरी है। अब B के दिनों की लेकिन यहाँ पर आवश्यकता नहीं थी कि B अगर ये पूछ लेते पूरे काम को कितने दिन में करता तो हम 32 निकालने की हमें जरूरत थी। लेकिन हमने आपको इसलिए बता दिया कि इन केस अगर इस क्वेश्चन में पूछ लेते कि B पूरा काम कितने दिन में करेगा तो आपका क्वेश्चन इधर ही समाप्त हो जाता, आप 32 दिन में क्वेश्चन को छोड़ देते यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप B को इंडिविजुअल निकाल सकते हैं। अब देखिए A की क्षमता जब आपने निकाल ली तो A की क्षमता और उसके दोनों का मल्टीप्लाई करके आप वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है A 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, तो 40 कितने दिन में करेगा, 40 दिन में कितना करेगा, 160। तो यहाँ से वर्क निकाल सकते हैं। लेकिन आगे के स्टेटमेंट को पढ़िए, C B से 28% अधिक कुशल है। अब C जो है वो B से 28% अधिक कुशल है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, B और C की क्षमता का अनुपात निकाल लेंगे। अब C जो है 28% अधिक कुशल है, तो 28% को आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे 4 × 7 = 28, 4 से कटेगा 25 बार। तो C B से, तो B और C की क्षमता की अगर हम बात करें तो B की क्षमता यदि 25 है तो C की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर 7 अधिक यानी कि 32 है। तो ये B और C की क्षमता का अनुपात आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर आपको पूछा गया होता कि C अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा तो आप बहुत आसानी से बता देते। कैसे, आपको पता है क्षमता का उल्टा दिन का अनुपात होता है, ठीक है, समान कार्य के लिए। तो यहाँ ये 32 दिन में कर रहा है और ये 25 दिन में करता, तो आप देखिए यहाँ तो 32 ही दिन थे, मतलब C को 25 दिन लगते। 32 यूनिट की वैल्यू 32, क्योंकि B का है ये 32 दिन, ठीक है। तो C कितने दिन में करता, 25 दिन में। अगर C का पूछा गया तो सारी चीज़ों को समझ लीजिए कि क्या क्या पूछ सकते हैं आपसे। लेकिन बात ये नहीं हो रही है, बात हो रही है कि एक साथ वे तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, तो B शेष कार्य को कितने दिन में करेगा। तो तीनों की क्षमता चाहिए। आप देखिए यहाँ पर B की क्षमता कितनी है आपके पास, तो आप कहेंगे सर 25। यहाँ पर कितनी है आपके पास, तो आप कहेंगे सर 4, 5 है यहाँ पर B की क्षमता, और यहाँ A की क्षमता कितनी 4, और यहाँ B की क्षमता कितनी 25। तो एक ही क्वेश्चन में अगर हम क्षमताओं के अनुपात की बात करें तो देखिए A और B की क्षमता कितनी है, तो पहले तो वो देख लीजिए 4:5 है। B और C की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर 25:32 है। तो ये तो विरोधाभास हो रहा भाई, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग क्षमता कैसे। तो B की क्षमता देखिए यहाँ पर कितनी 25, यहाँ C की 32, B की क्षमता यहाँ
कितनी 5 और यहाँ कितनी 4, तो यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर जाएगा, 20 और 25 हो जाएगी। अब देखिए, अब हमने तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकाल दिया, क्या निकल कर आ गया बेटा, A अनुपात B अनुपात C, तीनों की क्षमताओं का अनुपात निकल कर आ गया, कितना आ गया, तो आप कहेंगे सर 20 अनुपात 25 अनुपात 32 आ गया। अब ये तीनों मिलकर कितना काम करते हैं ये तो हम बाद में देखेंगे, पहले तो ये देख लें कार्य कितना है। अब देखिए पूरा कार्य ए 40 दिन में करता है, ए की क्षमता कितनी है, ए की क्षमता कितनी है 20, तो आप कहेंगे जो कार्य है वो कितना है, तो कार्य निकल आएगा 20 ए करता है एक दिन में, तो कितने दिन में किया उसने 40 दिन में, तो 40 दिन में ए कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे सर 40 दिन में ए करेगा आपका 4 दूनी 8, 800 यूनिट, तो 800 यूनिट का वर्क है। उसमें से ए बी और सी ने मिलकर 5 दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया तो ए कितना करेगा 20, बी कितना करेगा एक दिन में 25, तो 45 हो गया, 45 और 32 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47 और 77 77, कितना हो जाएगा भाई, इन सबको आपने जोड़ा तो ये कितना होगा 77 यूनिट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर एक दिन में 77 यूनिट काम करते हैं। तो 5 दिन में कितना करेंगे, तो आप कहेंगे सर 5 7 35 की 5, हासिल में 2, 5 7 35 और 2 37, 375 यूनिट काम किया। तो बचा हुआ काम कितना है, तो शेष काम निकाल लीजिए, आप यहाँ से शेष काम निकाल लीजिए कि शेष काम कितना है। तो देखिए यहाँ से हम शेष वर्क देखेंगे कितना है, शेष कार्य की अगर हम बात करें कितना है, तो 800 में से आपको किसको माइनस करना है, 375 को माइनस करना है, 375 आ रहा है, तो 25 जोड़ दीजिए 400, तो 425 यूनिट काम बचा है। अब ये किससे करवाना है आपको, तो आप कहेंगे सर सी से करवाना है, किससे करवाना है आपको, सी से करवाना है, तो चलिए सी से करवाना है, तो ये तो 5 से भाग जा ही नहीं रहा है, सी की क्षमता तो 32 आ रही है, क्या बात हो रहा है, कहाँ क्वेश्चन में गड़बड़ हो रही है भाई, सी बी से 28% अधिक कुशल है, मोर एफिशिएंट देन ए एंड सी इज 28% मोर एफिशिएंट देन बी, बिल्कुल सही है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ समस्या आ गई इस क्वेश्चन में, एक निश्चित कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है, सी बी से 28% अधिक कुशल है, 25% ले लिया भाई, 28 4 7 28, 4 से 25 होगा 100, अब सी अधिक कुशल है तो ये 32 हो गया, ये 25 हो गया, आपने 4 कर लिए 32, अब सी से ये काम करवाना है शेष, तो रिमेनिंग वर्क का पूछा है, बी से पूछा है, सॉरी बी से पूछा है, सी से नहीं पूछा है, बी से पूछा है कि शेष कार्य कितने दिन में करेगा। तो देखिए बी की क्षमता कितनी है 25, काम करवाना कितना है आपको 425, तो भाई शेष कार्य को उसकी क्षमता से भाग दे दीजिए, तो आप 5 से काटिए 5 बार, 5 अट्ठे 40 और 55 25, तो आप इसको भाग लगाएंगे 5 से और तो 17 बार कट रहा है ये, तो देखिए 5 चम 25, 5 बार कटा, 5 अट्ठे 40 और 2 बचा 55 25, 5 से आप फिर से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35, 17 बार कट गया। ऑप्शन में 17 है क्या, ऑप्शन में 17 तो दिया ही नहीं है भाई, बी का तो शेष कार 17 निकल कर आ रहा है, 800 टोटल कार था, 375 ये निकला, 5 सत्ते 35 की 5, हासिल में 2, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375 निकल कर आया। अब जो 375 निकल कर आया बेटा, तो हमने 800 में से माइनस किया तो 425 आ गया। अब शेष कार्य किससे करवाना है आपको, बी से करवाना है। बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे सर बी की जो क्षमता है वो आपकी निकल कर आई 25, 25 से भाग दिया तो ये तो कट रहा है 17 बार, तो 17 हमारा आंसर आ रहा है बेटा। चलिए एक बार और देख लेते हैं, एक साथ में तीनों 5 दिन तक काम करते हैं, 5 दिन का अगर करते हैं तो ये कितना 20 30 70 हो गया, 70 और 7 77 हो गया, 77 इंटू 5 किया, 7 5 35, 5 यहाँ से 2 7 5 35 2 37, 375 800 में से कंप्लीट किया। अब बी से काम करवाना था, बी की क्षमता 25, तो यहाँ तो ऑप्शन आपके दिए 20 भाई इतना बटा 3। चलिए बेटा एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक बार और क्रॉस कर चेक कर लेते हैं। देखिए ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा था, बोल रहे हैं कि ए से 25% अधिक कुशल है कौन, बी, तो 25% मतलब 1/4 होता है, तो अगर ए की क्षमता 4 है तो बी की 5 हो गई, तो इनके दिनों का अनुपात यहाँ पर आना कि इनके दिनों की आवश्यकता में नहीं थी, तो ये स्टेप आपको नहीं करना है। क्षमताओं का अनुपात निकाल लिया हमने 5 और 4 ए और बी की, इनके दिनों क्षमताओं का अनुपात था, दिनों का अनुपात निकाल लिया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन हमने ये आपको इसलिए बताया था कि आपको अगर बी के दिन पूछ लिए होते तो आप वो कर सकते थे। सी जो है वो बी से 28% अधिक कुशल है, 28% को हमने लिखा, 4 7 28, 4 से 25 बार कटा 100,
तो अब सी 7 ज़्यादा कुशल है, अधिक कुशल है बी से, सी बी से 28% अधिक है, तो ये बी की क्षमता 25, सी की होगी 32। अब हमने देखा कि यहाँ पर बी की क्षमता 5 और यहाँ 25 तो बराबर किया, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 और 25, 20, 25 और 32 आ गई क्षमता। फिर इसके बाद हमने देखा कि ए की क्षमता 20 है और वो 40 दिन में काम करता है, 800 यूनिट का काम आ गया बेटा यहाँ से, तो 100% 17 आपका आंसर निकल रहा है, यहाँ से तो आपका आंसर 17 ही निकल रहा है। चलिए तो फिर करेक्शन कीजिए ऑप्शन में, आप करेक्शन कीजिए ऑप्शन में डालिए आप 17 दिन, ठीक है। और अगर कोई आप किसी का आंसर सही आ रहा है तो कमेंट करके बता सकता है, जो भी गलती होगी अपन देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, देखिए द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 2/1/3 ईयर 2 होल 1/3 ईयर्स इज 1201.60 इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, द सम इज। क्वेश्चन कह रहा है 2 सही 1/3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर ब्याज गणना वर्ष के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 पैसे या रुपए प्राप्त होता है, वह धनराशि आपको बतानी कि कितनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्याज की गणना कैसी करनी है, वार्षिक रूप से करनी है, और 10% वार्षिक दी है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है, ठीक है। और आपसे पूछा रहे कि वो धनराशि कितनी है, जिस पर 2 सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.6 रुपये प्राप्त होता है। तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ट्री मेथड से करेंगे। देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, तो हमारे पास समय दिया है। अगर हम समय की बात करें तो समय हमें दिया है 2 सही 1/3 वर्ष, ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि दर कितनी दी है, तो आप कहेंगे सर ये 10% दी है। कितनी दी है, 10% वार्षिक दर की पर ब्याज की गणना करनी है। अब एक निश्चित राशि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है भाई, इतने समय में 1201 तो ये आपको CI दिया, कितने साल का, 2 सही 1/3 वर्ष का, 2 सही 1/3 वर्ष का CI आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे सर 1201.6, ये आपको CI दिया है, इतना प्राप्त होता है, तो वो धनराशि आपको बतानी है। तो धनराशि कैसे ज्ञात करेंगे बेटा, देखिए यहाँ पर दर जो है 10%, उसको आप लिखिए बेटा 1/10। अब आपको पता है कि मूलधन पर हमेशा ब्याज मिलता है, तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रिंसिपल, और ये प्लस आपको 1 क्या मिल रहा है, ब्याज 1 साल में। ये क्या है, इंटरेस्ट, यानी कि ये CI है, कब का है, तो आप कहेंगे सर ये 1 ईयर का CI है, ठीक, ये 1 ईयर का CI है, ठीक है। या तो आप रेशियो कन्वर्ट कर लें डायरेक्ट, CI और SI का रेशियो बना के भी कर सकते हैं उनके डिफरेंस से 3 साल में। तो 3 साल के डिफरेंस से अगर आप करेंगे तो देखिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आप अमाउंट टू प्रिंसिपल यानी कि बेटा मिश्रधन का मूलधन से अनुपात बना लीजिए। 1 रुपये ब्याज मिल रहा है आपको 10 रुपये पर, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा 11 और मूलधन कितना 10। लेकिन अब यहाँ पर अनुपात केवल आप 2 साल के लिए बना सकते हैं, यहाँ पर आपको समय दिया है 2 सही 1/3 वर्ष, तो नहीं बना सकते। तो जो रेशियो वाली मेथड है वो आपकी फेल हो जाएगी। तो इसलिए आपको किससे करना है बेटा, इसको ट्री मेथड से करना है। अब ट्री मेथड क्या कहती है बेटा, देखिए ट्री मेथड से आप कैसे करेंगे, तो ट्री मेथड क्या कहती है, ट्री मेथड कहती है कि बेटा अगर आपके पास 10 रुपये ये मूलधन मान के चल रहे हैं, तो आप कम से कम 3 साल लेके चलिए, क्योंकि यहाँ पर 2 सही 1/3 वर्ष दिया है, तो हम 3 साल मतलब 2 से ज़्यादा दिया है, तो हम पूरा 3 साल लेके चलेंगे। तो 10 की घात 3 कर देंगे तो 1000 हम मूलधन मानेंगे। अब हम किसको मानेंगे मूलधन, इसकी घात 3 को, तो ये हमारा मूलधन हो गया। अब बात करते हैं ट्री मेथड में 3 साल के लिए, तो पहले साल 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि 1000 का 10%, तो आप कहेंगे सर 100। दूसरे साल में मूलधन पर यानी कि 1000 पर 10% 100, और इस 100 पर 10% यानी कि 10। ये चीज क्लियर भाई, मूलधन पर ब्याज मिला 100 और चक्रवृद्धि ब्याज है, चूंकि दूसरे साल पर मूलधन पर 100 ब्याज मिलेगा और उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा 10% यानी कि 10। तीसरे साल की बात करें, पूरे तीसरे साल की, तो यहाँ पर 1000 का 10% 100, इस 100 पर ब्याज मिलेगा 10, इस 100 पर ब्याज मिलेगा 10, इस 10 पर ब्याज मिलेगा 1। लेकिन ये 2 साल तो आपको कंप्लीट ब्याज मिलना है, ये पहले साल का और ये दूसरे साल का तो कंप्लीट ब्याज मिलना है। ब्याज आपको कहाँ नहीं मिलना है वो देखिए, ब्याज आपको तीसरे साल में पूरा थोड़ी ना लेना है, आपको 1/3 ईयर का चाहिए, मतलब 1/3 ब्याज चाहिए। जो तीसरे साल का है ना, वो पूरा साल का नहीं लेना है, 1/3 का लेना है। तो ये पूरा कितना है, तो आप कहेंगे तीसरे साल का ब्याज 10, 110, 120, 121, तो
121 का 1/3 आपको करना है, यानी कि आपको इतना ब्याज मिलेगा 1/3 वर्ष का। तो पूरे साल का ये ब्याज हो गया था, 2 साल का तो कंप्लीट हो गया, यानी कि 100, 200 और 210, 210 तो यहाँ ब्याज आपको कंप्लीट मिलना है 1000 पर 10% के हिसाब से। लेकिन तीसरे साल में आपको पूरा तीसरे साल का नहीं लेना है, 1/3 वर्ष का लेना है। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, तो आप भाग देंगे इसमें, तो 4×3 12 भागना 0, तो कितना 1/3। इसको अगर आप इसमें ऐड कर देते हैं तो टोटल ब्याज कितना बना आपका, 3 को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 250 सही 1/3। तो ये आपका कितना हो गया, ब्याज हो गया। ये जो ब्याज है बेटा, ये किसके बराबर कर देंगे आप, 1201.60 के बराबर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25 से 75 यानी कि 751 बटे कितना हो जाएगा 3, और ये क्या है 2 सही 1/3 वर्ष का ब्याज है, जो कि हमें क्वेश्चन में कितना दिया 1201.6 दिया। अब इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे, इसको जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये पूरा कितने बार कैंसिल होगा, आप देखिए ये पूरा कितने बार कैंसिल होगा, ये आपका 16 बार कैंसिल होगा, 16 बार, कितने बार कैंसिल होगा, 16 बार कैंसिल होगा, यानी कि 1.6 समथिंग टाइम कैंसिल होगा। ये आपको 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो ये 1.6 बार कैंसिल होगा। 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, यहाँ 16 3 48 हो जाएगा 1 यूनिट की वैल्यू, तो ये 4.8 के बराबर आ जाएगी। और आपको निकालनी कितनी यूनिट की वैल्यू है, तो आपने 1000 मूलधन माना था, तो आपको 1000 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ बेटा क्या कर दीजिए आप, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1000 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4800, कितना मिल जाएगा 4800। तो आपका मूलधन क्या निकल कर आ जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर होगी बात। तो ट्री मेथड से हमने क्या किया, पहले मूलधन 1000 माना, फिर हमने ब्याज निकाला 2 साल का कंप्लीट, 3 साल का भी पूरा निकाला था, लेकिन 3 साल का पूरे साल का ब्याज नहीं चाहिए था, 1/3 साल का ब्याज चाहिए था। जो पूरे 3 साल का ब्याज है उसको आप 1/3 कर दीजिए, तो वो आपका 121/3 हो जाएगा। तो उसको आप 40 सही 1/3 लिख सकते हैं। इसको हमने जोड़ दिया तो ये पूरा आपका 2 साल 1/3 वर्ष का ब्याज आ गया, नहीं 2 सही 1/3 वर्ष का ब्याज आ गया। इसको हमने बराबर कर दिया ब्याज के, वहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली और 1000 यूनिट की वैल्यू। तो आपका आंसर कितना आ गया 4800। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, When 200 is divided by a positive integer x, the remainder is 8. How many values of x are there? बोला है जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है, जब 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 प्राप्त होता है, तो x के कितने मान हो सकते हैं। देखिए सबसे पहली चीज आप ये समझिए कि 200 को हम एक धन पूर्णांक x से भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो आप लगाएंगे रिमाइंडर 8 बच रहा है। तो अगर 200 में से हम 8 को माइनस कर दें तो वो वाली संख्या मिलेगी हमें जो x से पूर्णतः विभाजित होगी, मतलब उसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अगर हम बोलें कि 200 में से हम 8 को माइनस कर दें तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 192, क्या बचेगा 192 बचेगा, 192। 192 वो संख्या है जिसको यदि हम x से भाग देते हैं तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक, अब कोई भी शेषफल नहीं बचेगा तो यहां पर बताइए इन्होंने क्या बोला है कि x के कितने मान हो सकते हैं। आपको वो संख्या बतानी है, कितनी संख्या हो सकती हैं जिनको अगर हम x 200 में भाग लगाएं, जिनसे अगर हम 200 में भाग लगाएं तो शेषफल 8 बचे, ऐसी कितनी संख्या हो सकती हैं। x वो हमने संख्या मानी है, तो x के कितने मान हो सकते हैं। तो हमने बोला कि आप अगर इसमें से 8 माइनस कर दें तो 192 बचेगा, और 192 वो संख्या होगी जो क्या होगी बेटा, जो पूरी तरह से x से विभाजित होगी। तो अगर हम 192 के फैक्टर निकाल लें, गुणनखंड निकाल लें और देख लें कि वो कितने फैक्टर है जो पूरी तरह से किसको विभाजित करते हैं, 192 को विभाजित करते हैं, तो ये बात कंफर्म है कि वो वाले फैक्टर किसको विभाजित नहीं करेंगे, वो पूरे के पूरे फैक्टर 200 को विभाजित नहीं करेंगे। तो वो क्या देंगे, शेषफल आपको 8 देंगे। ठीक है, अब देखिए 192 1 से विभाजित होगा, एक फैक्टर हो गया, ये 2 से भी भाग जाएगा, 3 से जा रहा तो बिल्कुल जाएगा, 4 से जा रहा तो आप देखिए 4 दूनी 8, 4 × 3 12, तो 4 से भी जा रहा, 5 से नहीं जाएगा, 6 से जाएगा क्योंकि 2 और 3 से जा रहा, 7 से जा रहा तो आप कहेंगे 7 दूनी 14। अब 7 दूनी 14 कुछ कितना बचा, तो आप कहेंगे 4 7 × 42, 7 से भी भाग जा रहा, 8 दूनी 16 8 × 32, 8 से भी भाग जा रहा, 9 से भाग जाएगा तो देखिए 9 दूनी 18, एक बचेगा बिल्कुल नहीं जा रहा,
इसके बाद बताइए 9 दूनी 18, एक बचेगा 12 हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं जा रहा। 10 से 11 से भाग जा रहा, तो 11 एकम 11, कितना बचेगा 8, तो 11 से नहीं जा रहा। 12 से भाग जा रहा, तो आप कहेंगे सर 12 एकम 12, 7 बचेगा, 12 सिंह 72, 12 से बिल्कुल जा रहा। 13 से, तो आप कहेंगे सर 13 एकम 13, 6 बचेगा, 62 नहीं जा रहा। 14 से, 14 एकम 14, 5 बचेगा, 14 से 42 होता, 14 से भी नहीं जा रहा। 15 से भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 से भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 16 से, तो 16 एकम 16, 3 बचेगा, 16 दूनी 32, बिल्कुल 16 से जा रहा है। फिर 17 से, तो 17 एकम 17, 2 बचेगा, नहीं जा रहा। 18 से, तो 18 एकम 18 नहीं जा रहा। 19 से नहीं जा रहा, 20 से भी नहीं जाएगा। 21 से, अब 21 के पहाड़े में आपको देखना पड़ेगा, 21 से पहाड़ा नहीं देखना पड़ेगा, 7 या 21, 7 से भाग जा रहा और 3 से, तो 21 से जाएगा कि नहीं, देख लीजिए भाई। देखिए इस संख्या में अगर हम 7 या 21 से भाग दे सकते हैं, तो 7 से भाग जा रहा ना, 7 दूनी 14, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छिंग 42, तो 3 से भी तो जा रहा है, 3 से कहाँ जा रहा है, आप कहेंगे 7 दूनी 14 हो गया, तो कितना बचा, तो आप कहेंगे सर 5 बचा, तो 7 छिंग 42 कहाँ हो रहा है, 7 दूनी 14, 5 बचा, तो 7 से भाग नहीं जा रहा है। क्या 7 से भाग जाता बेटा, तो इसमें किससे भी भाग जाता, इसमें 21 से भी भाग जाता, तो 7 इस कैटेगरी में नहीं आएगा, डायरेक्ट 8 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए 21 नहीं जाएगा, 22 से तो नहीं जाएगा भाग, क्योंकि 11 से पॉसिबिलिटी नहीं है। जिस संख्या में 11 से भाग नहीं जा रहा उसमें 22 से भी नहीं जाएगा। 23 से बात करें तो देखिए 23 अवाज संख्या, तो उससे भी भाग जाने के इसमें चांसेस नहीं है। 24 से बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 12 दूनी 24, तो 24 से जाएगा। 25 से नहीं जाएगा। 26 से, तो 13 दूनी 26, यहाँ 13 से नहीं गया, तो 26 से भी नहीं जाएगा। 27 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। 28 से, तो आप कहेंगे बिल्कुल 28 से जा सकता है। अच्छा 16 के बाद 17 18 तो भूल ही गए आप। 6 3 18, 18 से बिल्कुल जा रहा है ना, 18 से आप भाग दीजिए। 18 एकम 18, आपने बोला 1 बचा, बिल्कुल नहीं जा रहा। लेकिन 8 3 24, 6 3 18, 6 और 3 से तो जा रहा था, 2 से और 3 से, तो 6 3 18 से क्यों नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार आप देखिए इसके फैक्टर लिखते जाइए। 24 के बाद हम बात करें किससे भाग जाएगा इस संख्या में, तो 24 के बाद अगर हम बात करें तो ऐसे फैक्टर आपको लिखने पड़ेंगे और फिर आपको बताना पड़ेगा कौन कौन सी संख्या है। तो 25 से नहीं जा रहा, हम 26 से भाग देकर देखते हैं। तो 192 है, इसको आप 26 से अगर भाग देंगे तो आप कहेंगे सर 13 दूनी 26, 13 एकम 13, 6 बचेगा, नहीं जा रहा बिल्कुल, तो 2 से भी नहीं कटेगा बाद में। इसके बाद हम बात करें अगर 27 से नहीं जा रहा, 28 से, तो 28 से देख लीजिए भाई। 28 से 7 बार 8 बार 9 बार, 9 से भाग दें तो 9 8 72 की 2 आंसर में 7, 9 दूनी 18, 7 25, ज़्यादा हो जाएगा। तो 28 से और कोई केस बन रहा है क्या, आप कहेंगे सर 28 से भी नहीं दिख रहा है भाग जाते हुए। 29 से, 30 से, 31 से, 32 से, देखिए कितने बार भाग जा रहा है। अब आप देखिए इसके अलावा किस किस संख्या से कट सकता है। तो 28 के बाद 29, 30 से नहीं कट रहा है, 31 से, फिर 32 से कट रहा है, तो आप बिल्कुल 32 से कट जाएगा ये। ठीक है, 32 से कट रहा है, देखिए आप। अब आप कहेंगे 192 है, 32 से कट रहा है, 32 से भाग जा रहा है। आप देखिए 16 से 2 बार काट दीजिए, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, देखिए 32 से कट गया। तो 32 से कट गया तो भाई आपका 24 से भी कटना चाहिए, 24 से कट गया तो 12 से भी कटना चाहिए, 12 से कट गया तो आपका 18 से भी कटना चाहिए। 18 से आपने क्यों नहीं काटा, तो अगर हम बात करें कि 18 से क्यों नहीं काटा, तो देख लीजिए भाई 18, तो क्योंकि 6 3 18 दोनों आ गए ना, तो दोनों फैक्टर अगर आ रहे हैं तो 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो 18 से बिल्कुल नहीं कट रहा। 8 3 24 जरूर आ रहा था। चलिए कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन को नहीं देखना अभी, पहले इसको काटना है। अरे कहाँ चला गया भाई, अरे चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा इरेज हो गया, दोबारा से देख लीजिए बेटा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि किस किस फैक्टर से इसमें भाग जा सकता है ना, तो पॉसिबल फैक्टर्स आपको बताने थे। अब देखिए हमने बोला कि यहाँ पर आपकी जो 100 200 जो संख्या थी उसको यदि किससे भाग दे रहे हैं, x से भाग दे रहे हैं। x से अगर भाग दे रहे हैं तो कितने बार विभाजित हो रही है बेटा ये, तो ये बोले शेषफल रिमाइंडर आपको 8 दे रही है, ये आपका क्वेश्चन था। हमने बोला कि अगर 200 में से कितना माइनस कर दें, 8 माइनस कर दें, तो 192 वो संख्या होगी जो x से पूरी तरह विभाजित होगी। तो हम पहले वो फैक्टर निकाल ले रहे हैं 192 के, जिनसे इसमें भाग चला जाएगा। तो आप इस तरीके से ना करके इंडिविजुअल फैक्टर आप इस तरीके से कर लीजिए तो ज़्यादा ईजी रहेगा। 2 से भाग दीजिए, 2 नाम 18, 2 छिंग 12, 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 से भाग देंगे तो 24 दूनी 48, फिर 2 से भाग देंगे तो आप कहेंगे सर ये आपके जाएंगे कितने बार, 2 से 12 बार, और 2 से 6 बार, और 2 से 3 बार, और 3 से 1 बार। यहाँ से भी आप फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप फैक्टर देख सकते हैं,
देखिए इंडिविजुअल अगर हम बात करें तो 1 से भाग जा रहा, 2 से भाग जा रहा, 3 से जा रहा, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल जा रहा, 4 से जा रहा तो 4 चौको 16, 4 अट्ठे 32, 4 से भी जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, 6 से भी जाएगा, तो देखिए 6 3 18, 6 दूनी 12, 6 से बिल्कुल जा रहा, 7 से नहीं जा रहा, 8 से जा रहा, तो 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 से जा रहा, 9 से जा रहा है क्या, तो 9 दूनी 18, एक बचेगा बिल्कुल नहीं जा रहा, 10 से नहीं जा रहा, 11 से नहीं जा रहा, 12 से बिल्कुल 12 से जा रहा है, 12 एकम 12, 12 72, 13 से जा रहा है क्या, देखिए यहाँ से अब आपको मिल जाएंगे, 13 नहीं मिलेगा, यहाँ पे 12 मिल जाएगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12 मिल जाएगा, ठीक है। 12 के बाद देख लीजिए आप यहाँ पे, 12 के बाद 13, 14 से नहीं जाएगा भाग, तो यहाँ पर 14 नहीं बनेगा, 15 से नहीं जाएगा भाग, 16 से बिल्कुल चला जाएगा, देखिए 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये 16 से बिल्कुल चला जाएगा। 16 के बाद अगर बात करें तो 16 के बाद आपका 24, देखिए 8 ती 24, 8 ती 24 से पहले कोई नंबर आता है तो आप कहेंगे 4 ती 12 हो गया, 8 ती 24, तो 24 से भी भाग चला जाएगा। अब 24 दूनी 48 से भी भाग इसमें चला जाएगा, लेकिन 24 से पहले कोई नंबर है 32 वगैरह किसी से, तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि 48 से पहले आ जाइए, तो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो 32 से भी इसमें भाग चला जाएगा। और अगर हम बात करें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 8 ये 24 हो गया, 8 दूनी 16, 16 ये 48, तो 48 से भी इसमें भाग चला जाएगा। अब हम बात करें अगर कि 48, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो 64 से भी इसमें भाग चला जाएगा। अब 64 से भाग चला जाएगा तो कितने बार भाग जाएगा, 3 बार भाग जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 तिया 192 होता है, तो 192 से तो भाग चला ही जाएगा। अब इसके अलावा आप देख लीजिए 48 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, तो आपका 96 से भी इसमें भाग चला जाएगा। और लास्ट कितने बार, 192 बार, ठीक है। अब ये फैक्टर ऐसे काउंट करने पड़ेंगे आपको। अब हम फैक्टर काउंट कर लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया बेटा, ठीक है। अब देखिए फैक्टर काउंट कर लिए, अब इन्होंने बोला कि 8 शेष बचना चाहिए, तो यदि हम इनमें से ये वाले फैक्टर लेते हैं 8 तक, अगर 8 तक के हम गुणनखंड लेते हैं तो बताइए क्या ये 8 शेषफल देंगे आपको। अगर आप किसी संख्या को 1 से भाग देंगे तो या तो शेषफल आपको क्या मिलेगा 0, 1 से भाग देने पर तो पॉसिबिलिटी नहीं है, 2 से भाग देते हैं तो शेषफल उससे कम आता है, उससे ज़्यादा कभी नहीं आता। तो यानी कि स्टार्टिंग की 4 फैक्टर हमें नहीं लेने, क्योंकि 192 में अगर आप इनमें से 1 2 3 4 5 ये फैक्टर हमें नहीं लेने 6, इनमें से अगर आप किसी से भी भाग देंगे तो शेषफल आपका क्या बचेगा, 8 से कम बचेगा। जबकि हमें शेषफल 8 बचाना है, तो हमारे फैक्टर कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने आ जाएंगे 8। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन ए जो है हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा विस्तार से बता दिया भाई, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझ लेना है किस तरीके से इसको करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।